तो एसिड बेस की हमने बेसिक थ्योरीज पढ़ ली कि एसिड बेस क्या होते हैं, क्यों कोई चीज एसिड होती है, क्यों कोई चीज बेस होती है। ठीक है, हमने हल्का सा आइडिया भी ले लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये था कि हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना एसिड बेस के, वो सारे हम ना क्वालिटेटिवली बता रहे थे ना। आपके पास दो टर्म्स होती है ना, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप दो स्टूडेंट्स में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। तो आप कहते हैं यार ये अच्छा स्टूडेंट है, ये जो है ना वो अच्छा स्टूडेंट, ये उसके इसके लिहाज से ना ये वाला स्टूडेंट अच्छा है। ठीक है, ये एक क्वालिटेटिव सी स्टेटमेंट है। इसमें आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना अच्छा है। वो कितना अच्छा है वो आप कैसे बता सकते हैं, वो आप उन दोनों के नंबर दे के बता सकते हैं। आप कहते हैं कि इसकी परसेंटेज आई है 70%, इसकी आई है 80%। ठीक है, तो ये जो 70 और 80 है, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है। ठीक है, ये एक आपने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में बता दिया, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कितना, उन दोनों का फर्क कितना है। और वैसे अगर आप कहते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, ये भी ठीक है, बस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपके पास कोई मतलब ऑथेंटिक नहीं है कि वो कितना फर्क है उन दोनों में। फर्ज करें आप कहते हैं जी दो स्टूडेंट है, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है ना, या तीन स्टूडेंट है, इन तीनों में से ये अच्छा है, ये दरमियान वाला है, ये कम अच्छा है, तो आपने क्या मयार बनाया है और आपका इन तीनों में क्या फर्क है, तो हमें ऐसे समझ नहीं आता। ये क्वालिटेटिव सी स्टेटमेंट है। तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, आप उसका देते हैं एक क्वांटिटी देते हैं, एक नंबर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये करने जा रहे हैं कि हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनमें हमने कहा भी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वीक एसिड वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को ज्यादा जो ना वो डोनेट करने की सलाहियत रखता हो। तो ये सारी क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, ये सारी जो है ना सॉरी क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, ये सारी उनकी जो है ना वो खूबियां हैं। अब हमने उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में देखना है कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा ज्यादा जो ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उनमें क्या डिफरेंस क्या है क्वांटिटी के लिहाज से, ये नंबर हमारे पास एक डिजिट हो। ठीक है, तो इसको डिटरमिन करने से पहले हम सहारा लेते हैं ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट का। कि ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड की स्ट्रेंथ का पता चलता है कि उसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत कितनी है। ठीक है ना, और बेस का मिसाल के तौर पर ये अगर एसिड है और यहाँ पे ये वाला एसिड है, ठीक है, और पानी जो है वो यहाँ पे बेस है, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका इन्हिसार इस चीज पे है कि ये कितना जो ना वो प्रोटॉन ज्यादा देता है पानी को और इसमें कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है, और इसी तरह से ये वाटर जो है सॉरी कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर जो होता है वो इसका एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जो प्रोटॉन देने की सलाहियत है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। जितनी सलाहियत ज्यादा होगी उतनी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखें प्रोटॉन देने वाला रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये वाला। ठीक है, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा होगा, फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने शुरू में लिए इसके 100 मालिक्यूल, ठीक है, और इसके भी जो है ना वो फर्ज करें 100 मालिक्यूल ही थे, इसके तो ये तो एक्स्ट्रा है ना वहां पे पड़ा हुआ, एक्सेस अमाउंट में पड़ा हुआ, इसको नहीं हम लिखते। ठीक है, अब इस 100 में से इसने क्या किया, अगर 100 के 100 ही दे दिए, इधर 0 रह गया और इधर 100 के 100 प्रोटॉन आ गए। ठीक है, तो इट मींस ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने 100 के 100 प्रोटॉन दे दिए। ठीक है, दूसरी तरफ एक और था जिसने 100 में से क्या किया, 80 रख लिए, बल्कि हाँ 80 रख लिए और 20 दे दिए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसने अपने ज्यादातर प्रोटॉन दिए नहीं है, ज्यादातर उसके अपने पास हैं, सिर्फ 20 इस तरफ शिफ्ट हुए हैं, बाकी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई और है जिसने 40 रख लिए हैं, 60 इधर भेज दिए हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाले की निस्बत तो ज्यादा दे रहा है, प्रोटॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो 100 वाला था उसकी निस्बत ये कम एसिड है। तो मतलब कहने का ये है कि जितनी इसकी मिकदार प्रोडक्ट में जितनी मिकदार ज्यादा होगी, प्रोडक्ट में जितनी मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में मिकदार ज्यादा कब होगी, जब ये रिएक्शन किस तरफ आएगा, फॉरवर्ड की तरफ आएगा। तो जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा होगा उतनी ही एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसका हमें पता चलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से, वो आगे हम देखते हैं। खैर, इसी तरह किसी बेस का हमें कैसे पता चलता है वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो ना वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत कितनी ज्यादा है। ठीक है ना, किसी बेस के अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत कितनी ज्यादा है, उसकी बुनियाद पे हम बताते हैं कि वो
स्ट्रॉन्ग एसिड है जो ना वो बेस है या वीक बेस है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो एक बेस है वो क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे आप H लिखेंगे हम, ठीक है, BH पॉजिटिव। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा किससे, वाटर से, ठीक है, और ये इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस बन जाएंगे, सही है। तो अब किसी बेस की स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत कितनी ज्यादा है, ठीक है। जितने ज्यादा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उतने ही, अब ये देखें ना, पानी तो यहाँ पे एक्सेस में पड़ा हुआ, यहाँ पे हजारों लाखों प्रोटॉन पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करता है, फर्ज करें इसके 100 मालिक्यूल हैं, ठीक है, और इसके 100 में से सिर्फ 80 मालिक्यूल जो होते हैं ना वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। 100 में से 80 मालिक्यूल जो है वो इधर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। फर्ज करें इधर इसके 100 मालिक्यूल और 100 में से इस तरफ कितने आए, सिर्फ 80 आए, मतलब 20 इधर वैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक और था, उसके इधर 100 में से 40 इधर रहे और 60 इधर आए, ठीक है। एक और था जिसके 50 इधर रहे, 50 इधर आए, ठीक है। तो अब इसमें तीनों में फर्क किस चीज का है कि कौन ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, कौन कम करता है। इसने 80 किए हैं, इसने 60 किए हैं, इसने 50 किए हैं, तो जो ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, और जो कम प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो वीक बेस होता है, ठीक है। तो इट मींस यहाँ तक हमने जो देखना था उसका मकसद ये है कि भाई किसी उसके एसिड या बेस का इन्हिसार किस चीज पे होता है कि भाई उसके अंदर प्रोटॉन हासिल करने की सलाहियत ज्यादा है या कम है, उस लिहाज से हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है या क्या है, वीक बेस है, ठीक है। एनी हाउ अब दोबारा हम एसिड की तरफ, एसिड को लेके हम इसको पढ़ेंगे, हम इस रिएक्शन को लेके पढ़ेंगे। तो इसकी हमें जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना वो हमें बताती है कि एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या मुराद है, आपने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तरफ जो ना वो रिएक्टेंट्स होती हैं, ठीक है, दूसरी तरफ होती हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब आपके पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, जिसमें आप जो कि किसके बराबर होता है, ऊपर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं, नीचे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें एक चीज बटे के ऊपर है और एक चीज बटे के नीचे है। बटे के ऊपर वाली चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, उतना आंसर बड़ा आएगा। मसलन अगर ऊपर 100 है नीचे 10 है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आपके पास बटे की नीचे वाली चीज बड़ी हो जाती है, मसलन 10/100, ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 0.1, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का कि जितनी बटे के ऊपर वाली चीज बड़ी, वैल्यू बड़ी होती जाएगी, उतना आंसर जो है वो आपका बड़ा होता जाएगा, और अगर बटे के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर आपका क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितनी पी की मिकदार ज्यादा होगी उतनी केसी की मिकदार बड़ी होगी, केसी की वैल्यू बड़ी होगी, और अगर पी की मिकदार कम है, ए की मिकदार ज्यादा है, तो केसी की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ये जो केसी की वैल्यू है ना, इसको हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहते हैं कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हुआ है, कितनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गई हैं, कम गई हैं या ज्यादा गई हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हमें पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है बी। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 100 है, ठीक है, तो ये 100 में से इधर कितने गए हैं, मतलब 100 में से इस तरफ कितने गए हैं, 80 गए हैं, 60 गए हैं, ठीक है। जितनी इधर मिकदार कम होती जाएगी उतनी ही केसी की वैल्यू कम होगी, वहां से हमें अंदाजा होगा कि उतना ही क्या है, वीक एसिड है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जी सर, आगे समझ। जी अच्छा सर आगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इसी को बेस बना के आगे चलते हैं कि अगर हमने किसी एक ऐसी, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला हो, हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जो हमें एग्जैक्ट बताए कि भाई इसकी एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, और नंबर्स में बताए, हमें डिजिट्स में बताए, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ऊपर वाली एसिड वाली, ये वाली इक्वेशन ली है हमने, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते वक्त हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है
कि आपने कंसंट्रेशन किस यूनिट में ली है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। कंसंट्रेशन क्या ना डिफरेंट यूनिट होते हैं, कंसंट्रेशन आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं, कंसंट्रेशन आप जो ना वो मोलैरिटी मोलैरिटी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ना किसी चीज के, देखें अगर आपके आपके पास लिखा हुआ है ना H2O, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, H2O का मतलब क्या है जी बताएं। सर वाटर। सर वाटर। तो H2O जो होता है ना वो वाटर है। तो लेकिन अगर आप H2O को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ना, तो फिर क्या मतलब होगा, फिर इसका मतलब होगा कि अब H2O की कंसंट्रेशन लिखनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे H2O की कंसंट्रेशन है जितनी भी है, ठीक है ना। फर्ज करें 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, 3 मोल। तो जब आप किसी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसकी क्या लिखी जाएगी, कंसंट्रेशन लिखी होगी। स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद है मोलर कंसंट्रेशन। एनी हाउ, तो आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ऊपर आप लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मोलर कंसंट्रेशन को लेके उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपके पास आंसर आता है वो केसी की वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने एक एसिड लिया था, उसको पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, और उसने पानी को प्रोटॉन दे दिया। पानी ने यहाँ पे बेस के तौर पे काम किया है, पानी ने प्रोटॉन दे लिया और एसिड ने दे दिया। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में आपको एक बात की थी कि ये जो पानी है ना, ये यहाँ पे एक्सेस में है, इसकी बहुत ज्यादा मिकदार है, आपने थोड़ा सा एसिड डाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो फर्ज करें आपने लिए थे 100 मालिक्यूल, लेकिन ये जो थे ये क्या थे, ये काउंटलेस थे, ये बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना, इनकी मिकदार बहुत ज्यादा थी। तो इनको इनकी मिकदार जो होती है ना वो थोड़ी सी भी चेंज आएगा, एक का भी चेंज आएगा, 100 में से 2 का भी, 5 का भी चेंज आएगा, तो वो एक बड़ा चेंज होगा, उसमें हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसकी मिकदार में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है कि जैसे आप क्या करें कि जो ना वो उसमें से फरुखाबाद की नहर में से जो ना वो 2-3 बाल्टियां पानी के लेके आ जाएं, तो उससे नहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। तो इस तरह से इसकी पानी की मिकदार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जी सर ठीक है। अच्छा जी ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो इस इट मीन हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ये जो इस इक्वेशन में है ना, बाकी सारी चीजें तो चेंज होती हैं, वेरिएबल हैं, लेकिन ये जो पानी की कंसंट्रेशन है ना, ये इतनी मतलब पानी वहां पे ज्यादा कि ये चेंज नहीं होती, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर थोड़े से मॉलिक्यूल दूसरी तरफ भी आ जाते हैं तो फिर भी उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम पानी को जो है ना वो ले लेते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि केसी से मुराद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना मोलर कंसंट्रेशन को या एक्टिव मैसेज को शो करती हैं, ठीक है। अच्छा, पानी को हमने इस साइड पे ले लिया और बाकी सारी चीजें इस साइड पे आ गई। अब इन दोनों को मिला के ना हमने एक नया कांस्टेंट बना दिया के ए, ठीक है। अब के ए बेसिकली क्या है, जब केसी को मल्टीप्लाई करते हैं वाटर की कंसंट्रेशन से, तुम्हारे पास क्या आ जाता है, के ए आ जाता है। इस के ए को हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और ये किसके बराबर होता है, H3O पॉजिटिव क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या जो उसका कैटाइन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ जो ना वो कॉन्जुगेट बेस है, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो इस तरह से जो ना ये तीन चीजें हैं यहाँ पे। किसी भी एसिड के लिए हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करके हम उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी डिसोसिएशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितनी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतना, ये देखें ना, अब यहाँ पे आपने वो जो इक्वेशन थी उसमें से आपने क्या किया, एच ए को ले लिया है, ठीक है, और बाकी आपने H2O को इग्नोर कर दिया था, आपके पास बाकी रह गया H3O पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, ठीक है। तो जितनी इनकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी उतनी के ए की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब उतना वो एसिड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उतने ज्यादा वो प्रोटॉन देगा। तो के ए की वैल्यू हमें जो है ना वो एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देती है इसके स्ट्रेंथ की, एसिड की स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो जितनी के ए की वैल्यू बड़ी होगी उतना एसिड जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अच्छा, इससे इससे हमें जो कॉन्जुगेट बेस है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये अगर एसिड था HA, ठीक है, और इसके साथ आपने H2O लिया हुआ था, और ये इसका बन गया एक कैटाइन H3O पॉजिटिव, और ये बन गया
एनाइन। अच्छा, अब ये जो है ये वाला, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? ये एसिड है, ठीक है, और ये उसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस जो पेयर है ना, एक जितना स्ट्रॉन्ग होता है दूसरा उतना ही वीक होता है, ठीक है। मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। तो अब ये जो के की वैल्यू है ना, ये हमें एसिड की स्ट्रेंथ बता रही है, एच ए की। तो के की वैल्यू हमें एसिड की स्ट्रेंथ बता रही है, तो इसका मतलब उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो उसकी वैल्यू उससे उलट होगी। मतलब अगर के की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है, तो इसका मतलब एसिड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसका मतलब है कि एसिड जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होता रहेगा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होता रहेगा? वीक होता रहेगा। मतलब जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ये जो कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, एसिड का कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। और अगर के की वैल्यू कम होती रहेगी, मतलब एसिड वीक होगा, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमने पढ़ा होगा कि ये जो है ना वो रेसिप्रोकल पेयर्स होते हैं एसिड बेस के। अच्छा जी, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो बेस की स्ट्रेंथ है ना, वो के ए का इनवर्स लेते हैं। मतलब 1 ओवर के ए अगर हम लेंगे तो वो बेस की स्ट्रेंथ होगी। के ए किसकी स्ट्रेंथ है? एसिड की। और 1 ओवर के ए किसकी स्ट्रेंथ है? कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है। तो हम कोई से भी दो एसिड लेके उनकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, के ए वैल्यूज को, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा क्या है? वीक एसिड है, ठीक है। उसके लिए हमें उनकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए? यस सर। अच्छा जी, जी सर। उसके बाद पीके क्या है? के ए की वैल्यूज आमतौर पे बड़ी छोटी होती हैं, ठीक है। मतलब 10 की ताकत जो ना वो -5 है, 10 की ताकत -10 है, ठीक है। तो 10 की ताकत -10 बड़ी छोटी वैल्यू है ना, 0.00, 10 जीरो लगाएंगे, 9 जीरो लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी छोटी वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, तो हम उसका क्या ले लेते हैं? नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो जब भी किसी चीज का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, उसके साथ साइन लगाते हैं पी, तो पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो उसको हम पी कहते हैं। तो पी के ए का मतलब क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। के ए का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो पी के बन जाएगी, ठीक है। तो पी के बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए या लॉग ऑफ 1 ओवर के ए, ठीक है। ये भी नेगेटिव लॉग ही होता है ना, ये इसको भी, ये नेगेटिव को करने के लिए या इनवर्स करने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो पी के का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। तो जब हम के ए का नेगेटिव लॉग लेते हैं उसको पी के ए कहते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि के ए की वैल्यू छोटी होती है लेकिन पी के ए की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है कि HCl जो है उसकी के ए की वैल्यू है 10 की ताकत 7, ठीक है। और उसकी पी के ए की वैल्यू क्या है? -7.0। मतलब ये जो पावर में है ना वैल्यू, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, इसको हम खत्म करते हैं, क्योंकि पावर के साथ डील करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है उनको यूज करना, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको इसके नेगेटिव लॉग लिया, तो वो कितना आ गया? 7। अब 7 जो है ना उसको कैलकुलेट करना, उसको समझना, उसको देखना हमारे लिए क्या है? आसान है, ठीक है। तो हम के ए की जगह पे पी के यूज करते हैं। हाँ, के पी के ए और के ए का आपस में इनवर्स ताल्लुक है। अगर के ए की वैल्यू बड़ी होगी तो पी के उतनी ही छोटी होगी। मतलब अगर मिसाल के तौर पर देखें ना, यहाँ पे के ए की वैल्यू ज्यादा है, 10 की ताकत 7 है, ठीक है। और इसकी 10 के ए की वैल्यू 10 की ताकत 3 है, तो इसका मतलब ये के ए की वैल्यू ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये वाला जो है वो क्या है? वीक एसिड है, ठीक है। तो हम कहते हैं जिसकी के ए की वैल्यू ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग, जिसकी कम होती है वो क्या होता है? वीक होता है। अच्छा, लेकिन इसकी जो पीके की वैल्यू है वो -7 है और इसकी पीके की वैल्यू -3 है। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? इधर कौन है बताएगा जी? सर -3। 7 नहीं बड़ा होता? सर लेकिन ये माइनस में है ना। तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होगी उस वो क्या होगी? एक्चुअली वो बड़ी होगी, ठीक है ना। तो एनी हाउ, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी पीके की वैल्यू के हिसाब से बात करें, पीके की वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे, तो जितनी पीके की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी, ठीक है, उतना ही वो एसिड क्या होगा?
स्ट्रॉन्ग होगा, या बेस के सूरत में pKb होती है, ठीक है। और अगर pKa की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एसिड क्या है, वीक है, ठीक है। तो Ka की बात करेंगे तो Ka लार्ज हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। pKa की बात करें तो pKa स्मॉल होती जाएगी तो एसिड क्या होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वजह ये है कि जितनी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही ये क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, HNO3 की निस्बत। अच्छा जी, तो ये तो हमने एक सादा सा कॉन्सेप्ट ले लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है और वीक एसिड कौन सा होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये होता है कि किसी भी चीज की एसिड या बेस होने का इन्हिसार जो है ना, अगर हम ये Ka वैल्यू मेंशन कर रहे हैं ना, तो इसके साथ हमें सॉल्वेंट मेंशन करना पड़ता है कि ये किस में ली है हमने, H2O में ली है, ये किस में ली है, H2O में ली है। सॉल्वेंट क्यों मेंशन करना पड़ता है, सॉल्वेंट इसलिए मेंशन करना पड़ता है कि सॉल्वेंट चेंज करने से ये वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जो वैल्यू पानी में आई है जरूरी नहीं है वही वैल्यू किसी और सॉल्वेंट में भी आए, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि जो एसिड बेस की स्ट्रेंथ है ना वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, ये है पानी में एक वीक एसिड है। अगर पानी में इसकी pK मालूम करें या Ka मालूम करें तो एक वीक एसिड है, जबकि लिक्विड अमोनिया में जब इसको हल करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लिक्विड अमोनिया जो है वो खुद एक बेस है और उसकी प्रोटॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है। देखे ना, हमने अभी कहा है कि एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है, ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तब जब उसकी प्रोटॉन देने की सलाहियत क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक सॉल्वेंट है H2O और एक है NH3, ठीक है। अब इसको एसिड ने खुद देना है प्रोटॉन, लेकिन ये जो NH3 है ना इसने खुद छीन लेना प्रोटॉन क्योंकि इसकी प्रोटॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है। अच्छा, चाहे वो खुद दे या ये छीन ले, जहां पे उसकी प्रोटॉन देने की सलाहियत ज्यादा होगी वहां पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो पानी में ये वीक एसिड के तौर पे काम करता है क्योंकि इसकी प्रोटॉन देने की सलाहियत कम है, जबकि अमोनिया में प्रोटॉन देने की सलाहियत ज्यादा हो जाती है, तो ये वहां पे क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ का इन्हिसार सॉल्वेंट पे होता है, सॉल्वेंट चेंज करने से स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह तो एक और सॉल्वेंट का एक और किरदार होता है, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट में, हर सॉल्वेंट के अंदर ना एक फिनोमिना होता है सेल्फ डिसोसिएशन का। सेल्फ डिसोसिएशन का मतलब होता है सेल्फ आयनाइजेशन, खुद ही अपने आयंस में टूट जाना। मतलब H2O अपने आयन में टूट के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है, ठीक है। इसको बाज़ दफा ऐसे भी लिखते हैं, 2H2O लिख के, ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं H3O पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से लिखने के लिए उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एनी हाउ, अब हर सॉल्वेंट के अंदर ये सेल्फ डिसोसिएशन या सेल्फ आयनाइजेशन होती है, उसके नतीजे में एक केटाइन बनता है और एक क्या बनता है, एनाइन बनता है। हमें पता है कि जो केटाइन होता है ना ये एसिडिक एसिड होता है आमतौर पे, ठीक है, और जो एनाइन होता है ये क्या होता है, बेस होता है। तो किसी भी सॉल्वेंट में जो उसका अपना केटाइन है उससे स्ट्रॉन्ग एसिड किसी सॉल्वेंट में मौजूद नहीं हो सकता। जितना भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड वहां पे ऐड कर देंगे वो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है ना। पानी में आप कोई भी एसिड ऐड कर देते हैं ना तो उस एसिड ने एक ही काम करना है कि वहां पे किसकी मिकदार बढ़ा देनी है, H पॉजिटिव की, ठीक है। पानी में आप कोई भी बेस ऐड करेंगे तो उसने एक ही काम करना है, किसकी मिकदार बढ़ा देनी है, OH नेगेटिव की, ठीक है। तो इट मीन्स पानी में जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वो H पॉजिटिव है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो पानी डिसाइड करता है कि कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो सकता है। तो पानी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड H पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, अमोनिया है NH3, ठीक है, इसके अंदर भी सेल्फ आयनाइजेशन या सेल्फ डिसोसिएशन होती है। एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन ले लेता है, एक दे देता है, एक एसिड बन जाता है, एक बेस बन जाता है। एक बना देता है NH4 पॉजिटिव प्रोटॉन लेके और दूसरा प्रोटॉन दे के बना देता है NH2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये इसका केटाइन और ये इसका एनाइन, ठीक है। तो ये इसका एसिड, ठीक है, और ये इसका क्या होगा, बेस। मतलब क्या है कि जब आप अमोनिया में कोई एसिड ऐड करेंगे तो वो वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा, NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। मिसाल के तौर पर आप HCl को ऐड कर दें अमोनिया में,
HCl जमा NH3, ठीक है। तो HCl क्या वहां पे ऐड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएगा, HCl बनाएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो इट मींस कि अमोनिया में जो चीज एसिडिक है ना वो क्या है, NH4 पॉजिटिव। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनिया में नहीं आ सकता। अगर आप कोई भी एसिड ऐड करेंगे तो वो वहां पे अमोनियम आयन ही बनाएगा। इसी तरह अमोनिया में आप जब कोई बेस ऐड करेंगे तो वो बेस वहां पे NH2 नेगेटिव बनाएगी। मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे ले लें, NH3, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव, ये बेस ऐड की, तो बेस के ऐड करने से ये क्या बनाता है, NH2 नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है। तो इट मींस अमोनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो NH2 नेगेटिव है। कोई भी बेस ऐड करेंगे वो यहाँ पे यही प्रोड्यूस करेगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सबसे को सॉल्वेंट जो होता है ना वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो सकता है। पानी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है H पॉजिटिव, पानी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आ सकती है OH नेगेटिव, अमोनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आ सकता है NH4 पॉजिटिव, और अमोनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आ सकता है NH2 नेगेटिव। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस इनके अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। कोई भी आएगा ये उसको अपने लेवल पे ले आएंगे, अपने तक ले आएंगे, इससे ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगे, ठीक है। अब उससे क्या होता है, उससे एक हमारे पास एक इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट क्या है कि आपने ना स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किए पानी में, HClO4 ऐड किया, HCl ऐड किया, H2SO4 ऐड किया, HNO3 ऐड किया, आपने देखा कि पानी में ये सारे के सारे कंप्लीटली डिजोल्व होके H पॉजिटिव दे देते हैं, या यूं समझ लें H3O पॉजिटिव 100% डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। 100% डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि आपको मैंने बताया है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होता है जो 100% डिसॉल्व हो जाता है। इन सब की पानी में जो डिसोल्यूशन है, पानी में हल होने की सलाहियत एक जैसी है, तो इसका मतलब ये सारे एक जैसे स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। पानी के अंदर जब ये डिसॉल्व होते हैं तो इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ एक जैसी होती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। ये एक जैसी क्यों हुई, क्योंकि इन सब ने पानी में डिजोल्व होकर H पॉजिटिव दे दिए 100% डिजोल्व होके, तो पानी में H पॉजिटिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो नहीं सकता। इस वजह से हम इनमें फर्क नहीं कर सकते कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, क्योंकि सब पानी में एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, सारे पानी में 100% डिजोल्व होकर H पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है। तो पानी में इनका आपस का कंपैरिजन करना मुमकिन नहीं है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या है, एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर इनकी डिजोल्व होने की सलाहियत एक जैसी नहीं है, जिसके अंदर इनके हल होने की सलाहियत एक जैसी नहीं है। ये कोई कितना हल होता है, कोई और तरह से हल होता है, तो उस हल होने की सलाहियत की बिना पर इनमें फर्क किया जा सकता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। तो मिसाल के तौर पर जब हम इनको एसिडिक एसिड में डिजोल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे और ये पांचवें पे। तो ये एसिडिक एसिड ने इनमें फर्क कर दिया, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में इसी तरह या बेसिक स्ट्रेंथ में क्या कर दे, फर्क कर दे, ठीक है। और लेवलिंग इफेक्ट क्या है कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें आप एक सॉल्वेंट के अंदर मुख्तलिफ एसिड ऐड करें तो उन सब की एसिडिटी एक जैसी ही आए, उसको हम क्या कहते हैं, लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। लेवलिंग इफेक्ट का सोल्यूशन क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। आप कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो उनमें क्या कर सके, फर्क कर सके। यहाँ तक समझ आइए बात, कहानी।